वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम फैमिली मैरिज एंड किनशिप का थ्योरेटिकल अप्रोचेस को समझने वाले हैं। जब हम फैमिली मैरिज एंड किनशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। हर किसी का अपना एक अलग तरीके का अप्रोच होता है, पर्सपेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो मेजर थ्योरेटिकल अप्रोचेस है उनको हम कवर करेंगे, जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, अलायंस थ्योरी, कल्चरल अप्रोच और डिसेंट अप्रोच। ये 4 तरीके का थ्योरेटिकल अप्रोच को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग अलग अलग जो थिंकर्स है उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन को भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम थ्योरेटिकल अप्रोचेस की बात करते हैं, नॉर्मली हमारा जो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है उनमें से हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच, अलायंस थ्योरी और कल्चरल अप्रोच। जो डिसेंट अप्रोच है वो बेसिकली किनशिप को समझने के लिए एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट होता है। यहाँ पर जो 3 थ्योरेटिकल अप्रोचेस आप देख रहे हो इनको हम थोड़ा ज्यादा इन डिटेल, इन डेप्थ समझेंगे और इनका जो डिफरेंस है वो हम एक टेबल के फॉर्म में भी समझने वाले हैं, ताकि हमारा जो भी कंफ्यूजन है, सारी चीजों को समझने के बाद जो भी कंफ्यूजन रहता है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो टेबल के जरिए हम खत्म कर सके। क्योंकि जब आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में बैठते हो, खास करके वहां पर आपको ये सारे डिफरेंसेस को पता होना जरूरी है। तो मैं बहुत सारी चीजों को आपको सिस्टमेटिकली यहाँ पर समझाने वाला हूं, तो क्लास को शुरुआत से आखिर तक देखिएगा। आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर कवर होने वाले हैं। पहला जो अप्रोच है वो है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच। स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच बेसिकली एक ऐसा अप्रोच होता है जो हमारे सोसाइटी के फंक्शनिंग के ऊपर जोर देता है कि सोसाइटी किस तरीके का कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर जो अलग अलग तरीके का इंस्टीट्यूशंस है वो हमारी सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए किस वजह से जरूरी है, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान देता है। जब हम फैमिली मैरिज एंड किनशिप को पढ़ते हैं, यहाँ पर भी फैमिली मैरिज और किनशिप को इनके फंक्शन के जरिए समझा जाता है। हमारे सोसाइटी में सोशल स्टेबिलिटी, सोशल कोहेशन, ये सारी चीजों को मेंटेन करने में ये फैमिली मैरिज और किनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बेसिकली सोसाइटी के फंक्शन के ऊपर ज्यादातर अपना ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच में हम बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स को देखते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है टैलकट पार्सन, ब्रोनिस्लो मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, जीपी मार्डक। यहां पर हम मेजरली टैलकट पार्सन और जीपी मार्डक का जो कंट्रीब्यूशन है उनको हम समझने वाले हैं आगे। अब अगर हम स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच की की फीचर्स की बात करें, ये हमारी फैमिली को एक बेसिक सोशल यूनिट की तरह ट्रीट करता है, जो हमारी सोसाइटी के बहुत सारे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि सोशलाइजेशन, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, इकोनॉमिक एंड इमोशनल सपोर्ट। ये सारी चीजें हमें फैमिली से ही मिलता है। तो फैमिली का बहुत सारे अलग अलग तरीके का फंक्शन है। जैसे अगर कोई भी चीज हमें सीखना होगा, कोई भी बच्चा को अगर उसके इर्द गिर्द के बारे में, उसका सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है वो सीखना होगा, तो वो पहले फैमिली से ही सारे तौर तरीके सीखता है। उसका सेक्सुअल बिहेवियर किस तरीके का होगा, किसके तरफ वो अट्रैक्टेड हो सकता है या फिर वो किससे शादी कर सकता है, वो सारी चीजें उसको फैमिली ही सिखाती है और साथ ही साथ इकोनॉमिक और इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारा मैरिज। मैरिज भी हमारे सोसाइटी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में काम करता है। इसका भी बहुत एक इंपॉर्टेंट मेजर फंक्शन और रोल है। तो मैरिज में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो सोसाइटी होता है, सोसाइटी के अलग अलग लोगों के साथ हमारा एक अलग तरीके का यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होता है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है मैरिज के जरिए, ये सेक्सुअली भी एक अलग तरीके का रिलेशनशिप होता है, साथ ही साथ हमारा रिप्रोडक्शन में भी हमें मदद करता है। तो मैरिज भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। फिर जो है वो है किनशिप सिस्टम, यानी कि रिश्तेदारी। हमारा इर्द गिर्द आप लोग देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग रिश्तेदार हैं, लेकिन हर कोई हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हर किसी का अपना एक अलग रोल होता है, स्टेटस होता है और सोशल ऑर्डर में हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ये जो किनशिप सिस्टम है ये भी हमारी सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी कुछ फंक्शंस प्ले करती है।
अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट थिंकर है स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच में वो है टेलकट पार्सन। टेलकट पार्सन ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं, बहुत सारे थ्योरीज उन्होंने दिए थे। इनमें से जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है उनमें से एक है फंक्शनल फिट थ्योरी। टेलकट पार्सन ने फंक्शनल फिट थ्योरी दिया था, जहां पर उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके का फैमिली कौन सी तरीके का सोसाइटी में मेजरली काम करता है या फिर फंक्शनल रहता है। जब हम प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि जो एग्रीरियन सोसाइटी था पहले के ज़माने में, उस तरीके का सोसाइटी में जो बेसिक यूनिट है वो है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि जो जिनको हम नॉर्मली जॉइंट फैमिली भी कहते हैं, वो फैमिली हमारे लिए प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में वो बहुत ज़्यादा फंक्शनल है। वो उसके ज़रिए हमारे सोसाइटी में बहुत सारे काम चलते थे। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसको हम नॉर्मली मॉडर्न सोसाइटी भी कहते हैं, यहाँ पर बेटर सुइटेड होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली अगर होगा तो हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बेटर फंक्शनिंग करेगा। तो इस तरीके से अलग अलग सोसाइटी में कौन सा फैमिली फिट होता है, इसके बारे में टेलकट पार्सन ने बात की थी। टेलकट पार्सन ने हमारा फैमिली का 2 एसेंशियल फंक्शन के बारे में भी बात की थी कि हमारा जो फैमिली है उसका 2 मेजर फंक्शंस है। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो भी बच्चा जन्म लेता है एक फैमिली में, उसको सोशलाइज करना ही मेन काम होता है फैमिली का, कि उसको समाज का तौर तरीका सिखाना, समाज में बिहेवियर किस तरीके से करना है, समाज में जो भी चीज़ें हो रही है वो सारे चीज़ों को समझाने का काम होता है फैमिली का। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है ये एक एसेंशियल फंक्शन है हमारा फैमिली का। फिर दूसरा जो है वो है स्टेबिलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी। जब भी कोई एक बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट होता है, उसको स्टेबिलाइज करना यानी कि उसको इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, साथ ही साथ मैरिज, किनशिप, ये सारे टाइज के साथ उसको जोड़े रखना, उसको स्टेबिलाइज करके रखना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है फैमिली का। ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में टेलकट पार्सन ने बात की है। इसके अलावा भी टेलकट पार्सन ने अलग अलग तरीके का रोल्स की बात की थी, इंस्ट्रूमेंटल रोल और एक्सप्रेसिव रोल। यहाँ पर टेलकट पार्सन ने मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग 2 अलग तरीके का रोल्स की बात की थी। टेलकट पार्सन ने कहा है कि जो मेन है यानी कि जो मेल होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं, यानी कि जो भी इकोनॉमिक चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, उनके इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं मेन। और जो वोमेन होती है वो बेसिकली हमें एक्सप्रेसिव रोल्स प्ले करती है, जैसे हमें इमोशनल केयर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें महिलाओं का काम होता है, ये इनमें वो बेहतर होती है। और मेन जो होता है वो इंस्ट्रूमेंटल रोल, जैसे हमारा इकोनॉमिकली हमको सपोर्ट करना, फैमिली को सपोर्ट करना मेन का रोल होता है। तो टेलकट पर्सन ने रोल्स के अकॉर्डिंग भी चीजों को डिवाइड करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है जीपी मार्डक। सोशल इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे अलग अलग तरीके का फंक्शन है। डिफरेंट स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके का फंक्शन की बात की थी। यहाँ पर हम जीपी मार्डक ने जो 4 एसेंशियल फंक्शन की बात की थी फैमिली का, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बाकी सारे चीज़ों को अगर हम एक जगह पर समझने की कोशिश करेंगे, हर थिंकर का फंक्शन को एक ही जगह पर रखेंगे, तो हमें चीज़ों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी फैमिली का जो क्लास है वहाँ पर कवर करा के रखी है। तो यहाँ पर जो जीपी मर्डक है, जीपी मर्डक ने 4 एसेंशियल फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में बात की थी। पहला है सेक्सुअल फंक्शन। यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, कौन किसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज कर सकता है, ये मेजरली फैमिली का एक फंक्शन है। क्योंकि अगर हमारा सेक्सुअल फंक्शन सही तरीके से नहीं चला तो हमारे सोसाइटी में एनार्की बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जो लोग हैं, फैमिली अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, कौन किसका बच्चा है, ये समझने में दिक्कत आएगी। और जो पालने पोसने की जो सिस्टम है उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेक्सुअल फंक्शन यहाँ पर एक एसेंशियल फंक्शन होता है हमारा फैमिली का। फिर यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी होता है। यहाँ पर अलग अलग फैमिलीज अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्टिव फंक्शंस
यूज करते हैं। इनमें से जो न्यूक्लियर फैमिली होता है वो हमारा रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा एसेंशियल फंक्शंस निभाती है। फिर यहाँ पर हम एजुकेशनल फंक्शन देखते हैं, हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है फैमिली के द्वारा, हमें नॉर्म्स एंड वैल्यूज सोसाइटीज की सिखाई जाती है। और फिर इकोनॉमिक फंक्शन है, हमें फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भी ही पहली बार फैमिली से ही मिलती है। तो जीपी मार्डक ने ये 4 एसेंशियल फंक्शंस के बारे में बात की थी। अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरा अप्रोच है वो है अलायंस अप्रोच। अलायंस अप्रोच स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट अप्रोच से थोड़ा हटके है। यहां पर ज्यादातर चीजें अलायंस के जरिए समझा जाता है। अलायंस यानी कि हम किसके साथ जुड़ते हैं, हमारा अलग अलग जो ग्रुप्स है उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होती है, यहां पर अलायंस थ्योरी में यहां पर बात की गई है। खास करके यहां पर मैरिज के ऊपर फोकस की जाती है। मैरिज के जरिए किनशिप के लोगों के बीच में, यानी कि अलग अलग जो रिश्तेदार फॉर्म होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, किस तरीके का ग्रुप बॉन्डिंग फॉर्म होता है, ये सारी चीजें अलायंस थ्योरी में बात की गई है। अलायंस थ्योरी का मेन फोकस होता है एक्सचेंज एंड रेसिप्रोसिटी। यहां पर लोगों के बीच में किस तरीके का एक्सचेंज होता है और यहां पर रेसिप्रोसिटी यानी कि किसके साथ किसकी शादी होगी, वहां पर जो फैमिलीज के बीच में ग्रुप एक्सचेंज होगा, ये सारी चीजों के ऊपर यहां पर फोकस किया जाता है। अब यहां पर अलायंस थ्योरी का अगर हम डेवलपमेंट बात करें, मेन प्रोपोनेंट की बात करें, तो वो है क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस ने। क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस ने ही पहली बार अलायंस थ्योरी को दिया था और बाद में इस अलायंस थ्योरी को लुई दोमो ने इंडिया में अप्लाई किया था। तो यहां पर हम दोनों थिंकर का कंट्रीब्यूशन ही आगे जाकर देखने वाले हैं। अब अलायंस थ्योरी का क्या क्या की फीचर्स है। अलायंस थ्योरी में मैरिज को एक मैकेनिज्म की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसके द्वारा हमारे सोसाइटी में जो बॉन्ड है, सोशल बॉन्ड है, ये हम तैयार करते हैं। जो अलग अलग फैमिलीज है उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है मैरिज के जरिए। साथ ही साथ डिफरेंट क्लैन या फिर ग्रुप के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होती है। आप अगर अपने आपकी फैमिली में भी देखोगे तो आप देखोगे कि आपके मम्मी पापा के शादी के वजह से आपके कितने सारे रिश्तेदार हो गए। जो सारे चीजें आप पहले लिंक्ड नहीं होते थे, जो सारे लोग एक दूसरे को पहले पहचानते भी नहीं थे, लेकिन मैरिज के वजह से ये सारे लोग एक साथ एकजुट हो चुके हैं। तो यहां पर मैरिज एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें अलायंस करने में मदद करता है, लोगों के बीच में सोशल बॉन्ड और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में मदद करती है। अब यहाँ पर किनशिप सिस्टम भी एस्टैब्लिश्ड होती है हमारे मैरिज के जरिए, और ये किनशिप सिस्टम हमें बताता है कि हम किस तरीके से लोगों के साथ हम किस तरीके का मैरिज का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सोगेमस ग्रुप है, बहुत सारे एंडोगेमस ग्रुप होते हैं। तो किनशिप सिस्टम हमारा एक फॉर्म होता है और इनके साथ हमारा किस तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, ये भी हमें अलायंस थ्योरी के जरिए समझाया जाता है। फिर यहाँ पर रेसिप्रोसिटी और अलायंस के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारा जो ग्रुप होता है, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है, ऐसे बॉन्ड्स है जहां पर हम देखते हैं कि अगर आप अपनी बेटी हमको दोगे तो हम भी हमारी बेटी आपके घर में भेजेंगे। तो इस तरीके का अलायंस के जरिए, रेसिप्रोसिटी के जरिए दो ग्रुप्स के बीच में या फिर दो फैमिलीज के बीच में लोगों का एक्सचेंज होता है। यहां पर खास करके महिलाओं का ही ज्यादातर जगहों पर हमें एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलता है। तो यहां पर एक्सचेंज के जरिए भी बहुत सारे अलायंस फॉर्म किए जाते हैं। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है अलायंस अप्रोच में, वो है क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस। क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस ने अलायंस थ्योरी को दिया था। उन्होंने बहुत सारी चीजों की बात की थी अलायंस थ्योरी में। इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है, पहला है इंसिस्ट टेबू। इंसिस्ट टेबू एक ऐसा रेगुलेशन होता है कि अगर आप किसी भी एक इंसान के साथ सेक्सुअली रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो तो वो आपके लिए सही है कि गलत है, ये आपको बताता है। ये एक ऐसा रूल्स रेगुलेशंस होता है, अगर आप गलत इंसान के साथ
इंटीमेट हो जाते हो या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो तो आपको यहाँ पर पनिशमेंट दी जाती है। बहुत सारे ऐसे आपके रिश्तेदार होते हैं जिनके साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हो, जो सोसाइटी आपको प्रोहिबिट करती है। तो इंसेस्ट टैबू में आपको बताया जाता है कि आप किन किन लोगों के साथ मैरी कर सकते हो, कौन से लोगों के साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो या फिर कौन से लोगों के साथ आप नहीं कर सकते हो। तो इंसेस्ट टैबू में आपको एनकरेज किया जाता है दूसरे ग्रुप के साथ अलायंस करने में। आपके जो आसपास के जो ग्रुप है, मेन कीन कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनके साथ आप मैरी नहीं कर सकते हो। आपको दूसरे ग्रुप के साथ शादी करने में मजबूर किया जाता है और एक अलायंस, ग्रुप्स के बीच में एक अलायंस एस्टैब्लिश करने को एनकरेज किया जाता है इस इंसिस्ट टैबू के द्वारा। यहां पर क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस ने दो तरीके का स्ट्रक्चर की बात की है। एक है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर और दूसरा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सोसाइटी में हमें नॉर्मली दो तरीके का स्ट्रक्चर ही देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर जहां पर हमें प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज रूल्स देखने को मिलते हैं। प्रेस्क्रिप्टिव मैरिज रूल्स यानी कि हम आपको कुछ रूल्स पहले ही दे दिया जाएगा कि आप कौन से लोगों के साथ शादी कर सकते हो। प्रेस्क्रिप्टिव यानी कि आपको पहले से ही प्रोवाइड किया जाएगा कि आप कौन से लोगों के साथ शादी कर सकते हो। इसको कहा जाता है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर। ये एकदम सिंपल तरीके का स्ट्रक्चर है जहां पर रूल्स में बताया जाएगा कि आप कौन से लोगों के साथ शादी करोगे। और दूसरे तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहां पर प्रेफरेंशियल के बारे में बात की जाती है, लेकिन इनसे ही आपको शादी करनी पड़ेगी इस तरीके का कोई चीजें नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में कुछ प्रेफरेंशियल रूल्स आपको बताए जाते हैं और कौन से लोगों के साथ आप शादी नहीं कर सकते हो ये भी आपको बताया जाता है। तो यहां पर आपको कोई प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया जाता है कि आपको इनसे ही शादी करनी होगी, लेकिन आपको बताया जाता है कि कौन से लोगों को आप प्रेफर कर सकते हो और कौन से लोगों के साथ आप शादी नहीं कर सकते हो। यह भी आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बताया जाता है और इनके बारे में क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस ने बहुत डिटेल में बात की थी। यहां पर क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस ने रेसिप्रोसिटी एंड एक्सचेंज के ऊपर भी फोकस किया था। जो महिलाएं हैं उनको ज्यादातर सोसाइटी में एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सचेंज की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर हम हिंदू पेट्रिलिनियल सोसाइटी की भी बात करें, यहां पर आप देखोगे कि ज्यादातर पेट्रिलिनियल सोसाइटीज में जो महिलाएं हैं उनको एक घर से दूसरे घर में विदा किया जाता है। तो यहां पर लोगों का एक्सचेंज होता है और बहुत सारे सोसाइटीज ऐसे हैं जहां पर दिखाई देता है कि जो दो लड़कियां अगर दो घर में है, दो परिवार में है, तो उनका एक्सचेंज होता है। तो यहां पर इस तरीके का शादियां बहुत सारी जगहों पर आज भी प्रिविलेंट है। खास करके बहुत सारे ट्राइब्स है जहां पर आज भी इस तरीके का रेसिप्रोसिटी हमें देखने को मिलती है, जिसके जरिए दो ग्रुप के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है। आपने बहुत सारे फिल्मों में भी ये कॉन्सेप्ट को देखा होगा। खास करके जो साउथ इंडियन फैमिली है वहां पर फिल्में हैं, वहां पर आप देखोगे कि उस तरीके का फिल्मों में बताया जाता है कि दो गांवों के बीच में झगड़े चल रहे हैं तो उनको सुलटाने के लिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनका जो फैमिली में जो लोग होते हैं उनके बीच में शादी करा दी जाती है। तो इस तरीके से हमारी सोसाइटी में रेसिप्रोसिटी और एक्सचेंज के जरिए सोसाइटी में बॉन्ड क्रिएट करने में और जो भी एनार्की है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। तो रेसिप्रोसिटी एंड एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे अलायंस में और दो ग्रुप के बीच में रिलेशनशिप और बॉन्ड क्रिएट करने में। अब देखते हैं लुई दोमो का कॉन्सेप्ट। लुई दोमो ने ये जो क्लॉयड लेवी स्ट्रॉस ने अलायंस थ्योरी दिया था, इसको उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था। लुई दोमो ने खास करके साउथ इंडिया में किनशिप और कास्ट हायरार्की को उन्होंने पढ़ने की कोशिश की थी। उन्होंने देखा था कि जो साउथ इंडिया है वहां पर क्रॉस काजन मैरिज को प्रेफर किया जाता है। यहां पर क्रॉस काजन मैरिज क्या है ये हम थोड़ा आगे समझेंगे। यहां पर लुई दोमो ने देखा था कि इंडिया में, साउथ इंडिया में खास करके क्रॉस काजन मैरिज को प्रेफर किया जाता है। यानी कि यहां पर प्रेफरेंशियल मैरिज क्या है, प्रेस्क्राइब्ड मैरिज क्या है, ये भी थोड़ा अलग अलग चीजें हैं। यहां पर लुई दोमो ने हायरार्की एंड प्यूरिटी एंड पोल्यूशन के ऊपर भी काम किया था, लेकिन इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है
साउथ इंडिया में द्राविडियन लैंग्वेज को इन्होंने स्टडी किया था। वहां पर किस तरीके से लोगों के बीच में शादियां होती है, किनको प्रेफर किया जाता है, इसके ऊपर उनका ज्यादातर फोकस था। उन्होंने मेनली दो इंपॉर्टेंट फीचर्स वहां पर उन्होंने देखे थे। साउथ इंडिया में किनशिप के बीच में दो इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने एनालाइज किया था। पहला है इट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पैरेलल एंड क्रॉस कजिन। साउथ इंडिया में पैरेलल और क्रॉस कजिन के बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिलता है। किनके साथ आप शादी कर सकते हो वो भी वहां पर मार्क किया जाता है और क्लियर डिस्टिंक्शन हमें पैरेलल और क्रॉस कजिन के बीच में देखने को मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर पैरेलल और क्रॉस कजिन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से साउथ इंडिया का स्पेशल केस को लेकर लुई दोमो ने दिखाया था कि पैरेलल और क्रॉस कजिन के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशन हमें देखने को मिल रहा है। फिर यहां पर देखा गया है कि ये एक क्लासिफिकेटरी सिस्टम है। पैरेलल और क्रॉस कजिन के जरिए हम दो ग्रुप को क्लासिफाई कर सकते हैं और जो क्रॉस कजिन होते हैं उनके बीच में मैरिजेस पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जो पैरेलल कजिन है उनके बीच में यहाँ पर मैरिजेस पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें लुई दोमो ने एनालाइज किया था। अब इस चीज को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आप एक डायग्राम देख रहे हो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इस तरीके का डायग्राम के आने के चांसेस है। तो यहां पर इस डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर आपको बहुत सारे सर्कल और ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। यहां पर जो बेसिकली जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बेसिकली यहां पर मेल को डिनोट करते हैं और जो सर्कल है वो हमारे डिनोट करते हैं फीमेल को, यानी कि फीमेल को हम सर्कल के जरिए समझाते हैं और ट्रायंगल के जरिए जो मेल है मेल को हम समझाते हैं। अब यहां पर जो सेंटर में है आप देखोगे कि ईगो कहकर लिखा हुआ है। ईगो यानी कि सेंटर में आप खुद को रखोगे और इसके हिसाब से बाकी जो लोग हैं उनको आप एनालाइज करोगे। अब यहां पर ईगो, आप अपने खुद को इस पोजीशन पर रखो और यहां पर जैसे कि मैं अगर ईगो हूं तो ऊपर आप देखोगे ये मेरे माता पिता है, जो सर्कल में है वो मेरी माता है और जो ट्रायंगल में है वो मेरा पिता है। अब इसके जरिए आपका बहुत सारे और भी रिश्तेदार यानी कि किनशिप सिस्टम एक एस्टैब्लिश होने वाली है। अगर मैं मेरे पिता की बात करूं, फादर की बात करूं, तो यहां पर आप देख सकते हो ये मेरे फादर के ब्रदर यानी कि मेरे अंकल है, पैटर्नल अंकल, और यहां पर है मेरी बुआ। तो इस तरीके से अगर मैं मेरी मां की तरफ देखूंगा तो यहां पर आप अगर देखोगे तो यहां पर सर्कल है यानी कि ये मेरी मौसी है और ये जो ट्रायंगल है यानी कि ये मेरा मैटरनल अंकल यानी कि मामा है। तो इस तरीके से हम हमारी जो सिस्टम है इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर क्या किस तरीके से लोगों के साथ हम शादी कर सकते, कौन हमारा कौन सा कजन है, ये भी हमें निकालना होता है। तो अब यहां पर हमारा दो तरीके का कजन है, एक होता है पैरेलल कजन, दूसरा है क्रॉस कजन। पैरेलल कजन यानी कि आपके जो माता पिता है उनके सेम सेक्स के जो लोग हैं, उनके सेम साइड के अगर होंगे, उनको हम उनसे जो भी बेटा या फिर बेटी होगी उनको हमें कहेंगे पैरेलल कजन। यहां पर जैसे आप देखोगे कि ये मेरे पिता है, पिताजी का जो भाई है, ये दोनों सेम सेक्स के हैं और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। तो ये दोनों भाई हो गए, सेम सेक्स के हैं। तो यहां पर उनसे जो बच्चा होगा, जैसे ये मेल है या फिर फीमेल है, तो ये मेरे पैरेलल कजन हो गए। पैरेलल कजन यानी कि सेम सेक्स वाले लोगों के साथ जो कजन आते हैं उनको हम कहते हैं पैरेलल कजन। और ऑपोजिट साइड में अगर मैं मेरी मम्मी की तरफ भी देखूंगा तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो सेम सेक्स है यानी कि मेरी मौसी है, उनसे जो बच्चे हैं, उनका जो बच्चे हैं वो भी हम मेरे कजन है, वो भी मेरा हो जाएगा पैरेलल कजन। यानी कि सेम सेक्स, जैसे मेरी माँ है, माँ का जो बहन है, उनसे जो बच्चे हो रहे हैं वो मेरे हो जाएंगे पैरेलल कजन। तो माँ की तरफ से अगर होंगे तो हम उनको कहेंगे मैट्रिलिनियल पैरेलल कजन। अगर पिता के फादर की तरफ से आते हैं तो इनको हम कहेंगे पैट्रिलिनियल पैरेलल कजन। और दूसरी तरफ का जो कजन है वो है क्रॉस कजन। जैसे मेरे
पिताजी है, मेरे पिताजी का जो बहन है जिनको हम बुआ कहते हैं, ये दोनों ऑपोजिट सेक्स के हैं। एक मेरे पिताजी मेल है और मेरी जो बुआ है वो फीमेल है। तो मेरे बुआ से जो बच्चे हैं, मेरे बुआ के जो बच्चे हैं वो हो जाएंगे मेरे क्रॉस कजन। यानी कि यहां पर अलग अलग सेक्सेस का बीच में जो रिलेशनशिप है, अलग अलग सेक्सेस में जो रिलेशनशिप है, उनके जरिए यहां पर हमें कजन्स मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्रॉस कजन। अगर इस तरीके का कजन पिता की तरफ से होता है तो इसको कहा जाएगा पेट्रिलिनियल क्रॉस कजन। अगर ये माता जी की तरफ से होता है तो ये हो जाएगा मेट्रिलिनियल क्रॉस कजन। तो आप लोगों को क्रॉस कजन और पैरेलल कजन समझ में आ गया होगा। यहां पर बहुत ही सिंपल एक डायग्राम यूज किया गया है। अब यहां पर हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है कि लुई दोमो ने एलायंस थ्योरी को पढ़ा था और उन्होंने देखा था कि साउथ इंडिया में जो क्रॉस कजन है, क्रॉस कजन के बीच में मैरिजेस अलाउ होती है, लेकिन पैरेलल कजन के बीच में मैरिजेस अलाउ नहीं होती है। तो यहां पर अगर मैं अपनी खुद की बात करूंगा तो अगर मैं साउथ इंडिया में होता, उस ग्रुप से होता, तो शायद ये जो क्रॉस कजन है, क्रॉस कजन के साथ मैं शादी कर सकता। तो ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, इनके बीच में मेरी शादी हो सकती थी। लेकिन जो मेरा पैरेलल कजन है, ये ग्रुप और ये ग्रुप, इनके साथ मेरी शादी नहीं हो सकती। तो ये जो चीजें हैं, ये थोड़ा सिंपल तरीके का ही चीजें है। आप अगर पहली बार देख रहे हो इस तरीके का डायग्राम तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि ये चीज को थोड़ा समझने के लिए। पैरेलल कजन एकदम सिंपल है। सेम सेक्सेस के जो लोग होते हैं, भाई होते हैं, उनके बीच में, भाई या फिर बहन होते हैं, उनके बीच में उनके जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है पैरेलल कजन। और ऑपोजिट सेक्सेस के जो बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है क्रॉस कजन। अब हम देखते हैं कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है। जब हम फैमिली मैरिज एंड किनशिप की बात करते हैं, ये कल्चरल अप्रोच वाले लोग ये कहते हैं कि जो फैमिली मैरिज और किनशिप है, ये बेसिकली कल्चरली स्ट्रक्चर्ड होता है। कल्चरली हम इसको कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स, मीनिंग्स, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें हमारी फैमिली मैरिज और किनशिप को तैयार करता है। यानी कि कल्चरली ही सारी चीजें फॉर्म होती है और सोसाइटी टू सोसाइटी ये सारी चीज यूनिक होती रहती है। अब कल्चरल अप्रोच को बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स हैं जिन्होंने इसके बारे में बात की है। इनमें जो इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स है या फिर थिंकर्स है वो है क्लिफोर्ड गिट्स, डेविड श्नेइडर, फिर लीला दुबे। इसके अलावा भी और भी थिंकर है, लेकिन ये जो तीन है इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने कल्चरल अप्रोच के रिगार्डिंग बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिया था। अब अगर फीचर्स की बात करें, कल्चरल अप्रोच हमें यह बताता है कि फैमिली एंड किनशिप आर नॉट यूनिवर्सल। कल्चरल अप्रोच वाले लोग ये समझते हैं कि फैमिली और किनशिप ये यूनिवर्सल नहीं है, ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी ये वेरी करता है। यानी कि कल्चर के अकॉर्डिंग हम फैमिली एंड किनशिप का पैटर्न जो है वो डिफरेंट देख सकते हैं। यहां पर कल्चरल अप्रोचेस वाले लोग सिंबल के ऊपर, नॉर्म्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ये लोग बायोलॉजिकल फंक्शनिंग किस तरीके से काम कर रही है, लोगों का बायोलॉजी किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है, इसके ऊपर फोकस नहीं करते। ये लोग फोकस करते हैं सिंबॉलिक मीनिंग के ऊपर, कि लोग किसी भी एक चीज को किस तरीके से मीन कर रहे हैं, कल्चर के जरिए किस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ रही है, फैमिली मैरिज और किनशिप काम कर रही है, ये सारे चीजों के ऊपर इनका फोकस होता है। ये लोग देखते हैं कि जो मैरिज है इसमें क्या क्या कल्चरल रिचुअल्स हो रहे हैं, प्रैक्टिसेस हो रही है, ये सारी चीजों को वो लोग ज्यादा वैल्यूराइज करते हैं। यहां पर फैमिली के जो फॉर्म्स है, अलग अलग फैमिली के फॉर्म्स है, डाइवर्सिटी है, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे बहुत सारे जगहों पर हमें पेट्रिलिनियल फैमिली देखने को मिलता है, जहां पर मेल लाइन में लोगों को प्रॉपर्टी दिया जाता है या फिर उनका इन्फ्लुएंस देखा जाता है। जैसे ज्यादातर हिंदू जो फैमिलीज होती है वो पेट्रिलिनियल फैमिलीज होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है जहां पर हमें मेट्रिलिनियल फैमिलीज देखने को मिलती है। जैसे हम खासी ट्राइब की बात करें या फिर साउथ इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइब्स है, ग्रुप्स है, जहां पर हमें इस तरीके का मेट्रिलिनियल सिस्टम देखा जाता है। और बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है जहां पर इगलिटेरियन
फॉर्म देखने को मिलता है, यानी कि ना ये मेट्रिलिनियल है ना ये पेट्रिलिनियल है, हर किसी का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर कल्चरल अप्रोच वाले लोग ये कहते हैं कि हमें कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना है, कल्चर हमें जिस तरीके से समझाता है, कल्चर हमें जिस तरीके से चीज़ों को डिफाइन करता है उसके अकॉर्डिंग समझना है, ना कि हमें बायोलॉजिकल बॉन्ड के हिसाब से चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पर कल्चरल पैटर्न के द्वारा सोसाइटी को समझने की कोशिश की जाती है, फैमिली मैरिज और किनशिप को देखा जाता है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनमें से पहले जो थिंकर है वो है डेविड श्नाइडर। डेविड श्नाइडर एक इंपॉर्टेंट थिंकर है जिन्होंने कल्चरल अप्रोच के बारे में बात की थी। इनका इंपॉर्टेंट बुक है अमेरिकन किनशिप। अमेरिकन किनशिप बुक में उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से कल्चरली किनशिप पैटर्न्स फॉर्म होती है। जैसे हमारा जो अलग अलग आइडियाज है, लव, शेयरिंग, ब्लड, लॉ, ये सारी चीजें कल्चरली किस तरीके से किनशिप पैटर्न फॉर्म करता है, इसके ऊपर डेविड श्नाइडर ने काम किया था। उन्होंने दिखाया है कि जो वेस्टर्न बायस हम देखते हैं किनशिप स्टडीज में, जो ज्यादातर बायोलॉजिकल टाइज के बारे में ही सिर्फ बातें करता है, ये सही नहीं है। किनशिप सिस्टम में हम बायोलॉजिकल टाइज से बाहर जाकर भी एक अलग तरीके का कल्चरल पैटर्न देखते हैं और कल्चरली ही लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट्स के ऊपर जोर दिया जाता है, लॉजिकली हमारा किनशिप किस तरीके से फॉर्म होता है उसके ऊपर ज्यादातर फोकस किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट थिंकर है वो है क्लिफोर्ड गिट्स। क्लिफोर्ड गिट्स कल्चर के ऊपर फोकस करते हैं और उन्होंने एक इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात की है कि किस तरीके से हम चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अलग अलग जो सिंबल्स है, नैरेटिव्स है फैमिली एंड किनशिप के, उनको हम किस तरीके से इंटरप्रेट करके सोसाइटी को समझ सकते हैं। उनके हिसाब से किनशिप को सिर्फ हम स्ट्रक्चर के जरिए नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ सिंपली स्ट्रक्चर के जरिए हम किनशिप को नहीं समझ सकते हैं। अगर हमें किनशिप को समझना है तो जो भी इंसान किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर है वो किसके साथ रिलेशन में है, ये सारे चीजों के जरिए हमें समझना होगा। यानी कि उन्होंने लोकल मीनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया था, ना कि यूनिवर्सल कैटेगरी के ऊपर। यहां पर उनका जो ज्यादातर फोकस था वो था इंटरप्रेट करना चीजों को, और कल्चर के जरिए ही चीजों को समझने की वो कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है जेनेट कार्स्टेन। जेनेट कार्स्टेन एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है रिलेटेडनेस। कार्स्टेन ने रिलेटेडनेस के ऊपर फोकस किया था कि किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम फूड शेयर करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे के साथ रिलेट करता है। और ये जो रिलेटेड एक्सपीरियंस है, हमारा जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, इसके द्वारा ही हमारा किनशिप फॉर्म होता है। यानी कि हमारा कल्चर जो है, हम जिसके साथ रिलेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा किनशिप शेप होता जाता है। फिर जो नेक्स्ट थिंकर है वो है लीला दुबे। लीला दुबे ने एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट हमें प्रोवाइड किया था। लीला दुबे को हम डायरेक्टली कल्चरल अप्रोच में स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कल्चरल अप्रोच के हिसाब से उनका बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस है। इन्होंने फेमिनिस्ट मेथड को, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को किनशिप स्टडीज में यूज किया था कि किस तरीके से लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा है, जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से ऑप्रेस किया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर लीला दुबे ने फोकस किया था। लीला दुबे ने रिचुअल्स, लैंग्वेज और कल्चरल प्रैक्टिसेस को उन्होंने एनालाइज किया था, और उनका जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो है सीड एंड अर्थ मेटाफोर। उन्होंने एक एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश की थी जहां पर उन्होंने मेल को सीड के साथ यहां पर रिलेट किया था, और जो अर्थ है, अर्थ को ओमेन के साथ रिलेट करने की कोशिश की थी। हमारी सोसाइटी में अर्थ को एक फर्टाइल ओमेन की तरह ट्रीट किया जाता है, जो बेसिकली अपने अंदर सीड यानी कि बीज को रखती है, रख के केयर प्रोवाइड करती है, वहां पर टाइम प्रोवाइड करती है। ये सारे चीजों के जरिए उनके अंदर एक बच्चे का जन्म होती है। तो इस तरीके से अर्थ के साथ जो महिलाएं हैं उनको ट्रीट किया गया है, और यहाँ पर इस सिस्टम के जरिए लीला दुबे ने दिखाया था कि किस तरीके से लोग इसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। पेट्रिलिनियल सोसाइटी में जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उनको एक अर्थ की तरह सिर्फ ट्रीट किया जा रहा है।
अब यहाँ पर हमने 3 अप्रोच को कवर किया है। अब इनके बीच में एक डिफरेंस का टेबल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने जो भी चीजें समझा है, बहुत सारे चीजें आपके दिमाग के ऊपर से चला गया है, बहुत सारे चीजों में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। तो ये जो डिफरेंसेस का टेबल है, इसके जरिए हमारा जो कंफ्यूजन है वो हम दूर करने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच जो है, उनका मेन फोकस होता है सोशल स्टेबिलिटी के ऊपर। फैमिली रोल्स एंड फंक्शंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, सोशल स्टेबिलिटी किस तरीके से मेंटेन हो रही है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। अलायंस थ्योरी वाले लोग ज्यादातर मैरिज एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। मैरिज के जरिए लोगों के बीच में किस तरीके का अलायंस हो रहे हैं, लोगों को एक्सचेंज और रेसिप्रोसिटी के जरिए किस तरीके का ग्रुप्स के बीच में बॉन्ड्स क्रिएट हो रही है, इसके ऊपर ज्यादातर फोकस है। और कल्चरल अप्रोच वाले जो लोग हैं, वो लोग कल्चरल मीनिंग के जरिए फैमिली, मैरिज और किनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर की यूनिट ऑफ एनालिसिस की बात करें, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट फैमिली को एक बेसिक यूनिट की तरह ट्रीट करता है, और अलायंस थ्योरी में अलायंस ग्रुप के बीच में मैरिज के जरिए अलायंस के बात की जाती है, और कल्चरल अप्रोच में सिंबल मीनिंग और इंटरप्रिटेशन के ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। अगर हम की थिंकर्स की बात करें, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच में हम देखते हैं टलकट पार्सन, जीपी मार्डक, रेडक्लिफ ब्राउन जैसे थिंकर। और अलायंस थ्योरी में इंपॉर्टेंट थिंकर्स है लेवी स्ट्रॉस, लुई दोमो। और कल्चरल अप्रोच में हमने देखा है क्लिफोर्ड गिट्स और डेविड शिनाइडर के बारे में। तो ये जो थिंकर्स है, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रिटिसिज्म। अब ये जो थ्योरीज है, अप्रोचेज है, इनको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सलिटी और स्टेबिलिटी को ओवर एम्फासाइज करता है, यानी कि यहाँ पर चीज़ों को, सारी चीज़ें यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, इस तरीके का एक व्यू पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये एकदम रियल नहीं है। बहुत सारी जगहों पर हमें डिफरेंट तरीके का किनशिप, फैमिली, मैरिज का पैटर्न देखने को मिलता है, तो इसके वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर अलायंस थ्योरी हमें बताता है कि मैरिजेस के जरिए एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एजेंसी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि पावर रिलेशन का कॉन्सेप्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट, ये सारे चीज़ों को अलायंस थ्योरी में कंसिडर नहीं किया गया है। और कल्चरल अप्रोच में हमें कल्चर के बारे में बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चरल ग्राउंडिंग है, हमारा रिलेटिविस्टिक जो चीजें हैं, इन सारे चीजों के बारे में बात नहीं की जाती है कि कौन सी चीज के साथ कौन सा चीज रिलेटेड है। रिलेटिव जो चीजें हैं, इनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। और स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, इसको भी कंसिडर नहीं किया गया है। तो हर थ्योरी का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, साथ ही साथ इनको हम डिफरेंट तरीके से क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा आखिरी जो अप्रोच है वो है डिसेंट अप्रोच। अब डिसेंट अप्रोच हम किनशिप स्टडीज में यूज करते हैं। डिसेंट अप्रोच हमें एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है। डिसेंट का मतलब क्या है, ये हम पहले समझते हैं। जब भी डिसेंट का मतलब होता है हम किसी एक ग्रुप का मेंबरशिप है, हम सिर्फ उसी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। यानी कि हम अगर हमारे पूर्वज की बात करें, आपके पिताजी, पिताजी का पिताजी, तो इस तरीके का आपका एक डिसेंट का लाइन होगा। यानी कि आपका जो जनरेशन है वो कहां से आकर आज यहां पर पहुंचा है, ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं डिसेंट। तो ये जो डिसेंट है, आपका मेंबरशिप कौन सा ग्रुप में होगा ये डिसाइड करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल लाइन में ही डिसेंट डिसाइड होता है। आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करोगे, आप कौन से ग्रुप का मेंबर बनोगे, आपके पास प्रॉपर्टी किस तरीके से आपके पास आएगा, ये सारी चीजें डिसेंट अप्रोच हमें समझाने की कोशिश करता है। इनमें जो एक इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है नीधम। नीधम ने 6 पॉसिबल वेज के बारे में बात की है कि किस तरीके से ग्रुप मेंबरशिप या फिर प्रॉपर्टी पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक आएगी। इसके बारे में उन्होंने 6 तरीके की बात की है, यानी कि 6 तरीकों से हम ग्रुप मेंबरशिप एक बच्चे को मिल सकता है। यहाँ पर 6 जो ग्रुप है इनको थोड़ा केयरफुली समझिएगा। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके से इन कॉन्सेप्ट से घुमा फिरा के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसको थोड़ा फोकस से अच्छी तरीके से समझिएगा। पहला जो
तरीका है वो है पेट्रीलिनियल। पेट्रीलिनियल सोसाइटी के बारे में, पेट्रीलिनियल फैमिली के बारे में हम सभी जानते हैं। अब इस तरीके का फैमिली में क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी है या फिर ग्रुप मेंबरशिप है वो मेल लाइन में ही पास होती जाती है। जैसे आपके पिताजी के पिताजी से आपके पिताजी तक आया, फिर पिताजी से आप तक आएगा, तो इस तरीके से मेल लाइन में ही सिर्फ प्रॉपर्टी जाएगा या फिर ग्रुप मेंबरशिप जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा चीजें केयरफुली समझिएगा कि हम जब पुराने ज़माने की बात करते थे, पुराने ज़माने की जो सोसाइटी थी वहाँ पर डिफरेंट तरीका था, और आज के सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आजकल के लॉस के वजह से, कानून के वजह से, कानून में इतने सारे चेंजेस हुए हैं कि ये सारे जो चीज़ें हैं ये रिलेवेंट नहीं होती है, खास करके प्रॉपर्टी के केस में। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं इसको समझने में आप थोड़ा ग्रुप मेंबरशिप का ध्यान रखिएगा। ग्रुप मेंबरशिप किन से, कौन से इंसान से कौन से इंसान तक आती है, ये थोड़ा समझिएगा, तब आपको थोड़ा अच्छी तरीके से बेटर समझ में आएगी। अब पेट्रीलिनियल में क्या होता है, प्रॉपर्टी हो या फिर ग्रुप मेंबरशिप हो, ये मेल लाइन में ही पास होती जाती है। तो यहाँ पर मेल लाइन में अगर आपके पिताजी है, अगर आपका पेट्रीलिनियल फैमिली है, तो आपको प्रॉपर्टी आपके पिताजी से मिलेगी। आप अगर मेल हो तो आपको सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन जो फीमेल है उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये चीज़ें ग्रुप मेंबरशिप के केस में भी होता है। पेट्रीलिनियल फैमिली में आप देखोगे जो शादियां होती है, शादियों के बाद जो महिलाएं हैं वो दूसरे घर में चली जाती है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी ना इस ग्रुप का वो मेंबर रहते हैं, वो दूसरे ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं। तो इस तरीके से मेट्रीलिनियल फैमिली में मेल लाइन में सारी चीजें पास ऑन होती जाती है। अगर हम मेट्रीलिनियल की बात करें, मेट्रीलिनियल में मदर के लाइन में, यानी कि जो फीमेल लाइन में है, फीमेल लाइन में प्रॉपर्टी और ग्रुप मेंबरशिप आगे बढ़ती रहती है, जैसे हम खासी ट्राइब के केस में देखते हैं। फिर जो तीसरा फॉर्म है वो है ड्यू लिनियल या फिर बाइलिनियल। यहां पर कुछ एट्रीब्यूट्स फादर के लाइन से होते हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं मदर के लाइन में, यानी कि यहाँ पर कुछ चीजें अलग अलग ग्रुप से ली जाती है। यहाँ पर दोनों ग्रुप, मदर के लाइन और फादर के लाइन, दोनों लाइन ही इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा है कॉग्नेटिक। कॉग्नेटिक में इक्वली ही सारे चीजों को मिलती है, यानी कि जो भी एट्रीब्यूट्स है फादर एंड मदर के लाइन से दोनों ही इक्वली ट्रांसमिट होती है, यानी कि दोनों लाइन ही यहाँ पर इक्वली जरूरत होती है और दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। फिर जो बाकी के दो है ये बहुत ही रेयर केस वाले सिनेरियो है। यहाँ पर पैरेलल डिसेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर मेल जो है, मेल ऑफस्प्रिंग यानी कि जो मेल चाइल्ड है वो फादर के लाइन में ही, मेल के लाइन में ही उसका चीजें आगे बढ़ेगी, यानी कि प्रॉपर्टी हो या फिर ग्रुप मेंबरशिप हो उसको मेल लाइन में ही मिलेगी, और जो फीमेल जन्म लेगी, वोमेन होंगी, वो फीमेल लाइन में ही ट्रांसमिट होती जाएगी। यानी कि अगर आप दो भाई बहन हैं तो आपका बहन को आपके माताजी का जो प्रॉपर्टीज है वो मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, और आप अगर मेल हो तो आपको आपके पिताजी के प्रॉपर्टी मिलेगा। तो इस तरीके से दो लाइन यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ कर दिए जाते हैं और दोनों लाइन में अलग अलग लोगों को प्रॉपर्टीज मिलती है या फिर ग्रुप मेंबरशिप मिलती है। फिर जो और एक रेयर केस है वो है क्रॉस और ऑल्टरनेटिव डिसेंट। क्रॉस डिसेंट में यहाँ पर जो मैन होते हैं वो बेसिकली फीमेल लाइन में ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि अगर मेल होगा तो उसको उसके माता का प्रॉपर्टी मिलेगा, और अगर वो फीमेल होगी तो उसको उसका पिताजी की प्रॉपर्टी मिलेगा। तो इस तरीके से जो लाइन है वो क्रॉस हो जाएगी, ऑल्टरिंग हो जाएगी, मेल को फीमेल की प्रॉपर्टीज मिलेगी या फिर ग्रुप मेंबरशिप मिलेगी, और जो फीमेल होगी, वोमेन होंगी, उसको मेल का प्रॉपर्टी या फिर ग्रुप मेंबरशिप मिलेगा। तो ये जो 6 तरीका है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसको घुमा फिरा के बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको नीधम ने दिया था। तो यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने बहुत सारे चीज़ों को कवर अप किया है। सारे चीज़ों को, अगर आपको अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है, सारे चीज़ों को वापस से एक बार रिपीट करके देखिएगा, और मेरे क्लासेस आपको किस तरीके से लग रहे हैं कमेंट करके भी बताइएगा। अब यहाँ पर
मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर खास करके यूजीसी नेट के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है। हर यूनिट के लिए आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा। इग्नो एमए के लिए प्लेलिस्ट मिलेगा, बीए के लिए प्लेलिस्ट मिलेगा। तो हर चीज़ के लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखी है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक नहीं किया है, प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल मिलेगा। और अगर आपको फिर भी पीडीएफ परचेस करना है तो आप मुझको टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर ये क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।